गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हम दो लेक्चर कर चुके हैं हम एनसीएस रेगुलेशन पे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली। लास्ट क्लास तक हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए जहां हमने एप्लीकेबिलिटी देखी कि ये रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड एनसीएस रेगुलेशन किस किस पे एप्लीकेबल है। कि जब आप सिक्योरिटीज डेट सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो किस किस को कवर किया गया है, ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन में कुछ चैप्टर्स बनाए गए हैं और उन अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो इस तरह से। चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाया गया है। ये जस्ट लाइक अगर कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो आपने आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ा है, याद है ना तुम्हें कि आईसीडीआर रेगुलेशन जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है इक्विटी शेयर्स का, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, तो हम क्या पढ़ते थे, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 पढ़ते थे। अब सेम तरह का, अब हम किसका आईपीओ की बात कर रहे हैं या किसके इशू की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर डेट सिक्योरिटीज का इशू आएगा या डेट सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी पब्लिक को, तो उस टाइम पे क्या कोई कंडीशंस रखी गई हैं, क्या कोई जनरल कंडीशंस हैं, क्या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है, कौन कौन सी इंटरमीडिएट अपॉइंट करनी पड़ेगी, क्या तरीका रहेगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने रिगार्डिंग, क्या कोई फीस भी देनी पड़ेगी जो आप आईसीडीआर में पढ़कर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं चीजों को लेकर है। तो सबसे पहले उसने बोला कि ये जो चैप्टर है यानी चैप्टर 2 जो कंडीशंस वाला है, चैप्टर 1 जहां डेफिनेशंस पढ़ी थी, एनसीएस रेगुलेशंस हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर चैप्टर बने हैं। पहले चैप्टर में जहां डेफिनेशन है, एप्लीकेबिलिटी है इस पूरी रेगुलेशन की, वहां स्पेसिफिकली चैप्टर 2 दिया गया है जनरल कंडीशंस के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, कि अगर कोई कंपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहती है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर ये इनको इश्यू करती है तो क्या कोई क्राइटेरिया रखा गया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है कि क्या कोई क्राइटेरिया है। तो यस, बिल्कुल वैसा ही क्राइटेरिया रखा गया है जैसा आप आईपीओ में पढ़ते थे, जैसा आप आईसीडीआर रेगुलेशन में पढ़कर आए थे कि विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, डी बार ना कर रखा हो, एक्सेस करने से कैपिटल मार्केट को, उसी तरह के पॉइंट सारे के सारे यहाँ पे भी पढ़ाए गए। तो सबसे पहले जनरल कंडीशंस में, जनरल ये जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं जनरल कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब कोई कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, किस चीज का, डेट सिक्योरिटीज का और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। दूसरा, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी इशू कर रहे हो तो भी ये चैप्टर अप्लाई होगा। डन। तो ये जो जनरल है, देखो जनरल तो सीधा ही समझ में आता है ना, तो जनरल तो सब पे ही अप्लाई होगा। दैट मीन्स आप डेट सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर लो तो भी होगा, आप नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर लो तो भी होगा, आप कोई जो भी अदर सिक्योरिटीज फॉल करती है एनसीएस रेगुलेशन में उसका इशू ले आओ तो भी अप्लाई होगा, पब्लिक इशू लाओ तो भी अप्लाई होगा क्योंकि जनरल कंडीशन है, प्राइवेट प्लेसमेंट से लिस्ट कराओ तो भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि जनरल कंडीशन है। तो जनरल कंडीशन तो दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, चाहे आप पब्लिक इशू करो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करो, लिस्ट तो कराना मैंडेटरी है, हमने पहले ही पढ़ा, क्योंकि तभी तो ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी। जब लिस्टेड कराएंगे तभी तो एप्लीकेबिलिटी आएगी ना, अनलिस्टेड में तो कहां से एप्लीकेबिलिटी। डन। तो दूसरा कह रहा है कि ये कब कंप्लायंस करनी है ये कंडीशन की, पहला बताया ना कि किस किस पे एप्लीकेबिलिटी है, तो पहला क्या है, एप्लीकेबिलिटी पढ़ाया। दूसरा कह रहा है कि कब कंप्लायंस करना है इन रेगुलेशंस का, तो देखो जनरल कंडीशन तो इशू आने से पहले ही होती है, जनरल कंडीशन तो इशू आने से पहले ही फुलफिल करनी पड़ती है। अब प्रमोटर डी बार है, ये बात कब देखोगे बताओ, तो ये तो बात तब देखेंगे ना जब क्या आ रहा हो, जब इशू आने से पहले हम देख रहे हैं कि क्या ये कंपनी लेकर आ सकती है। तो हमने देखा कि प्रमोटर डी बार तो नहीं है, कहीं डायरेक्टर डी बार कर रखा हो, कहीं कंपनी को डी बार कर रखा हो, कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है उसको डी बार कर रखा हो, विलफुल डिफॉल्टर है, तो ये कंडीशन तो पहले ही देखनी पड़ती है ना। आईसीडीआर में पढ़ी थी ना कि इशू आने से पहले की कुछ कंडीशन है, इशू आने के बाद की भी कुछ कंडीशंस होती है, बट जनरल कंडीशन जनरली कब लगती है, इशू आने से पहले। तो यही कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन, अगर एक इशूअर क्या कर रहा है, इशू लेकर आ रहा है,
किस चीज का, जो एनसीएस का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, तो उसे कब कंप्लाइंस करना है। देखो अब आप, हो सकता है आप आईपीओ लेकर आ रहे हो सकता है आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, तो जब हम पब्लिक इश्यू लेकर आ रहे हैं तब तो ऑफर डॉक्यूमेंट आ रहा है, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वहां पे प्लेसमेंट मेमोरेंडम आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कब कंप्लाइंस करना है, तो पहला का कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज। जब सेबी के पास आप फाइल करोगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तब कंप्लाइंस करना है, जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे तब कंप्लाइंस करना है, या जब आरओसी को फाइल करोगे तो उस टाइम तक कंप्लाइंस करना है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस बेसिस पे लगेंगी कि कब कब कोई कोई चीजें की कंप्लाइंस करनी है। तो उसने कहा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे कुछ कंप्लाइंसेस हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल होगा जब उस टाइम पे कुछ कंप्लाइंसेस हैं, और जब आपने फाइल किया ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी, आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस जाता था ना, तो जो आईसीडीआर रेगुलेशन में, तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी गई है और सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। डन। रेगुलेशन 4 बड़ी सिंपल सी है, कुछ भी नहीं दिया। रेगुलेशन 5 पे आते हैं। रेगुलेशन 5 ये सेम लाइक जैसा आपने आईपीओ में पढ़ी है वैसा ही है, जैसा आपने आईसीडीआर रेगुलेशन में पढ़ा कि कोई भी ईश्वर इशू नहीं लेकर आ सकता किसी का नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का। पहला, अगर ईश्वर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर को डी बार कर रखा है। सेम वहां पे भी पढ़कर आए थे कि अगर तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस करना ही अलाउड नहीं है तो प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, ईश्वर, तुम कहां से इशू लेकर आओगे, तुम्हें तो मना कर रखा है। दूसरा, हमारी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी को डी बार कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी भी डी बार हो गई। तो दूसरा यही कह रहा है कि प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ ईश्वर किसी दूसरी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी को डी बार कर रखा है, तो हमारी कंपनी भी डी बार हो गई। प्रमोटर डायरेक्टर या ईश्वर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा पे कर सकते हैं बट जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर तो कंपनी भी हो सकती है, लेकिन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ये सिर्फ कौन हो सकता है, ये सिर्फ इंसान हो सकता है। तो प्रमोटर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या हमारी कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर है और दूसरी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है। पहला क्या कहा, हमारे को डी बार कर रखा है, दूसरी कंपनी को डी बार कर रखा है, फिर कह रहा है हम विलफुल डिफॉल्टर है, फिर कह रहा है दूसरी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है, फिर कह रहा है कि डायरेक्टर प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या कोई फाइन पेनल्टीज लिवाई किए थे बोर्ड ने और पेंडिंग है टू बी पेड। ये वहां नहीं होता था, ये यहाँ पढ़ा गया कि अगर कोई फाइन पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई थी और अभी तक पे नहीं हुई है तो भी आप क्या नहीं लेकर आ सकते, इशू नहीं लेकर आ सकते। किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, डेट सिक्योरिटीज का आप इशू नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर पीरियड ऑफ डिबारमेंट ओवर कर दिया, अगर पीरियड ऑफ डिबारमेंट ओवर कर दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप इश्यू लेकर आ सकते हैं डिबारमेंट पीरियड ओवर होने के बाद। अब एक नई चीज ऐड की गई है, वो ध्यान से समझना। डिवेंचर, देखो हम कह रहे हैं डेट सिक्योरिटीज, अगर डेट सिक्योरिटीज है दैट मीन्स कोई ना कोई डीटी होगा, डिवेंचर ट्रस्टी होगा, डीटी नॉट टीटी, डीटी डिवेंचर ट्रस्टी होगा। अब डिवेंचर ट्रस्टी डिफॉल्ट की सिचुएशन में क्या करेगा, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। तो हमारी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, बट हमारी कंपनी के बोर्ड पे एक ऐसा डायरेक्टर है जो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, और हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो सिर्फ नॉमिनी। भाई हमने डिफॉल्ट नहीं किया है लेकिन डिवेंचर ट्रस्टी ने नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है, तो क्या नॉमिनी से कोई फर्क पड़ेगा, बोले नहीं, नॉमिनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे जो रेस्ट्रिक्शन है ए और बी ये एप्लीकेबल नहीं है अगर पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय डिवेंचर ट्रस्टी इन अनदर कंपनी। कि दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया हुआ है, डिवेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट किया हुआ है, तो डिवेंचर ट्रस्टी वाले डायरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी ने डिफॉल्ट वोल्ट कर रखा है, या दूसरी कंपनी में क्या है, डिवेंचर ट्रस्टी ने कोई नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट कर रखा है, तो उस नॉमिनी डायरेक्टर के केस में हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर हमारे बोर्ड से अलग है। डन। रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं है अगर पीरियड ऑफ डिबारमेंट ओवर। रेस्ट्रिक्शन मेंशन एट सी और डी
ये अप्लाई नहीं है अगर प्राइवेट प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखो ये जो सी और डी है दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है और विलफुल डिफॉल्टर है तो भी अलाउड। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कह रहे विलफुल डिफॉल्टर है और एनसीडी का इश्यू लेकर आना चाहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, बोले कोई नहीं, विलफुल डिफॉल्टर चल जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर को इग्नोर किया जा सकता है कब, जब प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी इश्यू होंगे तब। पब्लिक इश्यू में तो मना कर दिया, बोले विलफुल डिफॉल्टर है, पब्लिक इश्यू लाना ही नहीं। बोले प्राइवेट प्लेसमेंट, बोले विलफुल डिफॉल्टर के केस में प्राइवेट प्लेसमेंट से इश्यू लाना पॉसिबल है। याद रखना सी और डी स्पेसिफिकली। फिर कह रहा है कि अगर डिफॉल्ट कर रखा है, कह रहे क्या, अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है किस चीज में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इफ एनी फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। अगर पहले से कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी और उनकी पेमेंट तुम कर नहीं रहे हो और तुम नया इश्यू लेकर आना चाहते हो, बोले अलाउड नहीं है जब तक डिफॉल्ट को करेक्ट नहीं कर देते, जब तक पहले वाला डिफॉल्ट आप हटा नहीं देते हो। तो जनरल कंडीशंस है। एलिजिबल इश्योर पढ़ाया गया कि कौन कौन इश्योर एलिजिबल है, तो उसने सिंपली बताया कि डिबारमेंट नहीं होना चाहिए, ना तो आपकी कंपनी की तरफ से ना दूसरी कंपनी की वजह से, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए आपकी वजह से, दूसरी कंपनी की वजह से, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी नहीं होने चाहिए, और कोई फाइन पेनल्टी पेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। डन, सिंपल सी चीजें पढ़ाई गई हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा इश्यूज भी नहीं है। डन। रेगुलेशन 6 इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब क्योंकि लिस्टेड कराना है तो हम कहते थे ना, लिस्टेड में तो पहले क्या लेनी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, स्टॉक एक्सचेंज से। जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपनी एनसीएस को, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहते हैं, तो सेक्रा के अकॉर्डिंग पहले उससे क्या लेनी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी इश्यू आएगा, तब बाद में जाके आप फाइनल अप्रूवल लोगे, फाइनल एप्लीकेशन लगाओगे लिस्टिंग के लिए, बट पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके रखनी। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है तो कोई भी एक डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज जो मेन स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, और उनको आपको सेलेक्ट करके उसके पास एप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है, तो ईश्वर क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज को और ऑब्टेन करेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिस्टिंग के लिए अपनी क्या, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को, और चूज कर लेगा, अगर 1 से ज्यादा है तो उनमें से एक को क्या, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, चूज कर लेगा उनमें से एक को जिसके बाद सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। बाकी आपके स्टॉक एक्सचेंज तो रहेंगे लेकिन डेजिग्नेटेड वाला सारा स्पेसिफिकली सब कुछ चेक करेगा। डन, सिंपल सा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा। डिपोजिटरीज, क्योंकि सेबी ने मैंडेटरी किया है कि अगर सिक्योरिटीज इशू करनी है सेबी स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो लिस्टिंग मैंडेटरी है, लिस्टिंग के साथ साथ डीमेटेरियलाइजेशन मैंडेटरी है। तो अगर एनसीएस भी आ रहा है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी आ रही है, तो वो भी कौन से फॉर्म में आएंगी, डीमेट में। तो डीमेट में करने के लिए आपको डिपोजिटरी के साथ क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा। इशू लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, किसके साथ, डिपोजिटरीज के साथ। अब क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है तो ये बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, डिवेंचर ट्रस्टी। तो डिवेंचर ट्रस्टी के रिगार्डिंग रेगुलेशन है सेबी की, डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन आई थिंक 1993 है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर ट्रस्टी एक आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर होल्डर्स के फेवर में काम करेगा। रजिस्ट्रार टू एन इशू, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स है तो जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी नहीं बनाती है आजकल, वैसे ही डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर होल्डर्स अगर होंगे तो उनके भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सब चीजें मेंटेन करनी है, तो रजिस्ट्रार टू इशू अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर आरटीए इटसेल्फ इशू लेकर आ रहा है, अगर आरटीए भी तो क्या लेकर आ सकता है, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकता है, तो अगर आरटीए इटसेल्फ इशू लेकर आ रहा है तो अपने ही इशू में खुद को आरटीए नहीं बनाना है। डन। लीड मैनेजर जो इशू का होगा वो क्या नहीं बन सकता, रजिस्ट्रार टू एन इशू नहीं बन सकता, और मतलब आपको अलग से लेकर आना पड़ेगा, अलग से उसे काम कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। अब क्योंकि डेट सिक्योरिटीज है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, तो कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी है। अगर एक से ज्यादा से क्रेडिट रेटिंग ली है तो उनमें से एक की आप एक्सेप्ट करने वाले हो, बाकी की आप रिजेक्ट करने वाले हो। तो अगर आपने एक से ज्यादा से कराया है तो भी मेंशन करना पड़ेगा
कि हमने एक से ज्यादा से कराया और दूसरे वाला हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया या क्या रीजन थे वो आपको बताना पड़ेगा। तो रेगुलेशन 10 क्या कह रही है, क्रेडिट रेटिंग। तो ईश्वर को क्या ऑब्टेन करनी है, रेटिंग ऑब्टेन करनी है अपनी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, किससे, एटलीस्ट वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, और ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना। अगर आपने क्रेडिट रेटिंग कराई किससे, एक से ज्यादा से, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अनएक्सेप्टेबल रेटिंग्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑल द रेटिंग मतलब जो आपने एक्सेप्ट करी, जो नहीं करी, वो सारी की सारी आपको डिस्क्लोज करनी है कि भाई ये वाली भी रेटिंग कराई थी बट हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। डन। एक फंड बनाना है जिसका नाम है रिकवरी एक्सपेंस फंड। देखो अगर डिफॉल्ट किया कंपनी ने किसमें, पेमेंट करने में, तो ऐसे में डिवेंचर ट्रस्टी या डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे, रिकवरी करने के लिए केस करेंगे। ठीक है, डिवेंचर अगर क्या हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में, तो ये क्या करेंगे, रिकवर करने के लिए एक्सपेंसेस करेंगे, लीगल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो ये क्या घर से भरेंगे, बोले नहीं सर, इसके लिए क्या बनाया गया, एक फंड बनाया गया है कि अगर डिवेंचर होल्डर सही है तो उनको इस फंड में से पैसा दिया जाएगा, उनका जितना भी खर्चा लगा है कंपनी से पैसा रिकवर करने में। तो ईश्वर क्रिएट करेगा एक रिकवरी एक्सपेंस फंड, किसके पास, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास, बाय डिपॉजिटिंग सच अमाउंट, सच फॉर्म और मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक इशू, जितने भी इश्यूज आते हैं आज के टाइम पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे। तो आपको सारी चीजों का मतलब देखना है कि कैसे और क्या चीजें होंगी। तो ईश्वर प्रपोजिंग टू इश्यू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तो ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो कंप्लाई करना है, जो भी रेलिवेंट रेगुलेशंस होंगी उनसे कंप्लायंस करना है। रेगुलेटरी फीस, अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखो आईपीओ लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स कॉल्ड, अगर मैं ये कहूं अगर आप पब्लिक इश्यू लेकर आ रहे हो, तो पब्लिक इश्यू लेकर आए होगे तो उस केस में क्या होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट होगा। तो जो भी फीस है सेबी को किसके साथ पे हो जाएगी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ पे हो जाएगी। तो आपको पे करनी है फीस वाइल फाइलिंग ए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके साथ ही आप फीस डिपॉजिट भी कर देंगे। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में कलेक्ट कर लेगा रेगुलेटरी फीस खुद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, जहां जाके आपने बोला है कि मुझे अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना है। इशू तो कर ही दी, किस बेसिस पे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू तो कर ही दी, लेकिन क्या रह गया, लिस्टिंग रह गई। अब लिस्टिंग करा रहे हैं बाद में, तो बाद में जब लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो हम किसको बोल देंगे, जाके वो स्टॉक एक्सचेंज को एक डेजिग्नेटेड बनाया है तो वो क्या मांग लेगा आपसे, पैसे मांग लेगा। डन। डे गाउन कन्वेंशन क्या है, अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है या रिडम्पशन की पेमेंट करनी है या रिडीम करना है मैच्योरिटी पे, तो उस टाइम पे हमें क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है। तो वो कह रहा है कि ये डे कैसे काउंट होंगे, तो डे तो सिंपली काउंट होंगे, जो एक्चुअल डेज हैं वही काउंट होंगे। तो अगर मान लो मुझे इंटरेस्ट पे करना है तो मैंने एक महीने का टाइम पीरियड बोला है, तो एक महीने का जो भी टाइम पीरियड है वो, उसके बाद एक ग्रेस डेज वगैरह भी होते हैं, तो उसके बाद मुझे पेमेंट करनी है। लेकिन जब पेमेंट कर रहा हूँ उस दिन क्या है, छुट्टी है, वर्किंग डे नहीं है, तो फिर जो भी सेबी स्पेसिफाइड करेगा उस दिन मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो डे कैसे काउंट करूंगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बोले एक्चुअल बेसिस पे, ये नहीं कि आपने सपोज कर लिया कि इतने दिन हो गए ये सब चीजें, तो एक्चुअल बेसिस पे आपको पेमेंट करनी है। जो भी जिस भी दिन फॉल करेगा उस दिन आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट जो होंगी वो वर्किंग डेज पे होंगी, और अगर उस दिन वर्किंग डे नहीं है तो फिर सेबी स्पेसिफाई करेगा कि किस दिन जाके पेमेंट होगी। राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रियोर टू द मेच्योरिटी, अब ये दो राइट है। राइट टू रिकॉल, रिकॉल कर सकता है ईश्वर, और रिडीम करने के लिए बोल सकता है इन्वेस्टर। कब है ये, प्रियोर टू मैच्योरिटी। तो एक ईश्वर वापस मंगवा सकता है कि भाई मैंने इशू किए थे, अब मैं वापस मंगवा रहा हूं, मैं वापस रीपरचेज कर रहा हूं बायबैक की तरह। और दूसरा, टाइम से पहले रिडीम कराने का राइट किसको दिया गया है, ये दो राइट है, एक ईश्वर को दिया गया है और दूसरा इन्वेस्टर को दिया गया है। बट दोनों में से कोई भी राइट एक साल से पहले एक्सरसाइज नहीं होगा। जिस दिन आप इशू लेकर आए थे सिक्योरिटीज का, वहां से मिनिमम एक साल होगा, उसके बाद ही आप ये राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे, उससे पहले ये राइट एक्सरसाइज नहीं होगा। तो राइट टू रिकॉल किसके पास है, ईश्वर के पास है। तो एक ईश्वर मेकिंग इश्योरेंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज
shall have a right to recall such securities prior to the maturity date or have a right to provide such right of redemption to all the investor or only to the retail investor. कह रहे कि एक तो खुद राइट एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरा इन्वेस्टर्स को राइट दे सकता है। तो खुद का राइट है रिकॉल करने का, जिसे कॉल ऑप्शन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे कॉल ऑप्शन बोला जाता है इस चैप्टर में। और दूसरा मेच्योरिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करना प्रियोर टू द मेच्योरिटी पीरियड, जिसे पुट ऑप्शन बोला गया टू ऑल द इन्वेस्टर, या सिर्फ रिटेल वालों को ये ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये राइट कहाँ दिया जाएगा? ये राइट डिस्क्लोज किया जाएगा। ये कहाँ डिस्क्लोज करना है? ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको डिस्क्लोज करना है, इंक्लूडिंग डेट, कब ये राइट एक्सरसाइज होगा, क्या पीरियड दिया जाएगा एक्सरसाइज का, रिडम्पशन में कितना अमाउंट रखा जाएगा, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी। सच राइट, ये जो राइट है रिकॉल करने का या रिडीम करने का, ये एक्सरसाइज होगा किसके अकॉर्डिंग? टर्म ऑफ इश्यू के अकॉर्डिंग। और डिटेल डिस्क्लोजर इसके रिगार्डिंग कहाँ दिया जाएगा? ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा, इंक्लूडिंग डेट टाइम और सब चीजें बताई जाएंगी। करेगी ईश्वर और इन्वेस्टर में एक्सरसाइज सच राइट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। हो सकता है आप सारी की सारी सिक्योरिटीज को रिकॉल करो, या इन्वेस्टर सारी की सारी रिडीम करा ले, या विद रिस्पेक्ट टू ए पार्ट, या चाहो तो आप एक पार्ट को वापस मंगवा सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, या एक पार्ट को ही रिडीम करा सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन रखे गए। अगर पार्शियल एक्सरसाइज होता है तो किस बेसिस पर होगा? प्रपोर्शनेट बेसिस पर होगा। कह रहे कि अगर ईश्वर ने क्या किया? रिकॉल किया। ईश्वर तो क्या करेगा? रिकॉल। तो रिकॉल अगर वो पार्शियली कर रहा है तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे करेगा, कि भाई किससे कितना कितना करना है, वो प्रपोर्शनेट बेसिस पर ही होगा। कोई भी राइट किससे पहले एक्सरसाइज नहीं होगा? जिस दिन इश्यू आया था वहां से मिनिमम 1 साल तक इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। 1 साल के बाद ही ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, उससे पहले एक्सरसाइजेबल नहीं है। ईश्वर क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा रिगार्डिंग रिकॉल और रिडम्पशन एलिजिबल होल्डर्स को, और डिवेंचर ट्रस्टी एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट जिस दिन ये राइट एक्सरसाइजेबल है या जिस दिन नोटिस भेजा जाना है, तो फॉलोइंग मैनर में भेजा जाएगा। सॉफ्ट कॉपी जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, और हार्ड कॉपी जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड है तो सॉफ्ट कॉपी, रजिस्टर्ड नहीं है तो हार्ड कॉपी, या जिन्होंने बोला है कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए उनको प्रोवाइड की जाएगी। साइमल्टेनियसली एक नोटिस भेजा जाएगा किस चीज को? स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये जिस दिन राइट एक्सरसाइज होना होगा उससे 21 दिन पहले आपको ये क्या करना है? ये नोटिस भेजना है। किस किस को भेजना है वो बता दिया, और इवन साथ के साथ किसको भेजना है? स्टॉक एक्सचेंज को भी ये नोटिस भेजना है। ठीक है। ईश्वर क्या करेगा? पे करेगा इंटरेस्ट किस रेट से? 15% पर एनम, अगर कोई डिफॉल्ट होता है, अगर कोई डिले का केस होता है, तो जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था अगर उससे डिले हो जाता है तो 15% का इंटरेस्ट। जैसे ही कंप्लीशन होगा तो एक रिपोर्ट सबमिट करनी है स्टॉक एक्सचेंज को, कि भाई हमने राइट दिया था और राइट एक्सरसाइजेबल हो गया, ये सब टाइम पीरियड है। इन्फॉर्म करना है डिवेंचर ट्रस्टी को भी, और इन्फॉर्म करना है डिपोजिटरी को कि भाई इतने शेयर जो रिडीम हो गए उन्हें हटा दो। जो शेयर क्या हो गए? रिडीम हो गए, सॉरी, जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रिडीम हो गई उनको हटा दो। तो ये डिपोजिटरी को इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब 2 लाख तक के जिसके पास एनसीएस है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, उनको रिटेल बोला गया। उनको क्या बोला गया? रिटेल इन्वेस्टर बोला गया है। डन। डीआरआर, सीआरआर, ये आपको पता ही है। डिवेंचर के केस में डीआरआर बनता है और प्रेफरेंस शेयर के केस में सीआरआर बनता है। तो जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग डीआरआर या सीआरआर बना लेंगे। आईएसआईएन नंबर, ये आपको पहले से ही पता है कि जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है उनको एक क्या दिया जाता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है और इंटरनेशनली यूनिक भी होता है। तो ये आपको एप्लीकेशन लगा के लेना पड़ता है। तो एक इश्यूअर को कंप्लाई करना है कौन सी कंडीशन? विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ आईएसआई नंबर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। और अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो वो आईएसआई नंबर से ही शो किया जाता है कि भाई डिफॉल्ट हुआ है इन आईएसआई नंबर वाली सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। डन। ट्रस्ट डीड, ये तो सिंपली कंपनी लोग में भी पढ़ा था कि ट्रस्ट डीड में एंटर करना पड़ता है। तो ईश्वर और डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे एक ट्रस्ट डीड। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर फेल हो गया एग्जीक्यूट करने में ट्रस्ट डीड, तो उसे पे करना होगा इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे 2% ज्यादा। ठीक है। एटलीस्ट 2% पर एनम और सच अदर रेट ओवर एंड अबव द एग्रीड कूपन रेट
जब तक ये डीड एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अगर आपने डिले कर दिया डीड एग्जीक्यूट करने में, तो 2% ओवर एंड अबव जो भी आप देने वाले थे उससे 2% ज्यादा देना है अगर आपने डिफॉल्ट किया है, डिले किया है। और अगर कोई क्लोज है, एक क्लोज जो ऊपर वाली कंडीशन अभी जो आपने पढ़ा डिले के केस में 2% से ज्यादा, ऐसा क्लोज होना चाहिए किसमें, डीड में। ऑफर डॉक्यूमेंट में भी लिखा होना चाहिए कि डीड में ऐसा क्लोज डाला गया है। सेबी ने बोला स्पेसिफिकली डालना है। डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, डिवेंचर डीड ट्रस्ट डीड को एक्सेप्ट करेगा किसके हिसाब से, सेक्शन 71 और कौन से फॉर्म में होगी, SS12। दो पार्ट में होगी, पहले जहां स्टेचुरी इंफॉर्मेशन होगी, जहां दूसरे में स्पेसिफिक डिटेल होगी किस चीज के रिगार्डिंग, जो डेट इश्यूज लेकर आए हो उनके रिगार्डिंग। ट्रस्ट डीड में कोई भी ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए जो लिमिट कर रहा हो या एक्सटिंग्विश कर रहा हो ट्रस्टी की लायबिलिटी। देखो अगर ट्रस्टी की लायबिलिटी नहीं होगी तो ट्रस्टी डिवेंचर होल्डर का ध्यान ही नहीं रखेगा। तो ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई भी क्लोज नहीं होना चाहिए जो ट्रस्टी के ऑब्लिगेशन, ट्रस्टी की लायबिलिटीज को लिमिट या एक्सटिंग्विश कर रहा हो। जो लिमिट या रेस्ट्रिक्ट या वेव ऑफ कर रहा है ट्रस्टी की लायबिलिटीज को, ऐसा कोई क्लोज नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई क्लोज जो कह रहा है डिवेंचर ट्रस्टी को कि तुम डिफॉल्ट कर दो, जितना तुम्हें नुकसान होगा उतना हम इंडेमनीफाई कर देंगे। तो जब डिवेंचर ट्रस्टी को पता है उसका कोई नुकसान होना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डिवेंचर होल्डर्स का डिफॉल्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, पेमेंट का डिफॉल्ट हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डिवेंचर ट्रस्टी ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा। तो ये तीनों चीजें को ध्यान रखना है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या होना चाहिए, बैंकर्स की डिटेल भी होनी चाहिए, जहां से आप रिडम्पशन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो। और प्री ऑथराइज करना है डिवेंचर ट्रस्टी को कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ ट्रस्ट डीड टू अलाउ डिवेंचर ट्रस्टी टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट पेमेंट और रिडम्पशन के रिगार्डिंग पेमेंट, की भाई बैंक से वो पूछताछ कर सके, इसकी उसे पावर देनी। ये अमेंडमेंट आई है, ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट है अभी के लिए, अभी आई है, ये काफी टाइम नहीं हुआ है। अमेंडमेंट क्या है कि हर कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्लस ट्रस्ट डीड में क्लोज डालना है कि ट्रस्टी के पास राइट है डिफॉल्ट के केस में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का। ट्रस्ट डीड शैल कंटेन ए प्रोविजन, क्या प्रोविजन, राइट टू अपॉइंट ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय डिवेंचर ट्रस्टी, कब, 1 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन। अब जो कंपनी पहले से ही या जो जिन्होंने पहले से ही एनसीएस किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेशन तो अभी मार्च में आई है, तो उनको कंप्लायंस करने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। आर्टिकल अमेंड करो, ट्रस्ट डीड अमेंड करो और उसमें ये क्लॉज डाल दो। ट्रस्ट डीड में क्या होने चाहिए, सच अदर पर्टिकुलर्स भी होने चाहिए जो भी जरूरी। अगर आपको लिस्ट होना है तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा। दैट मींस LODR की कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। कंटिन्यू लिस्टिंग रहना है तो लिस्टिंग रेगुलेशन, दैट इज LODR की कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम करते रहना है। डन। ट्रेडिंग कैसे होगी, बोले ट्रेडिंग दो तरीके से होगी, एक ओवर द काउंटर होगी और एक जो स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म है उसका यूज करके होगी। तो जो भी ट्रेड्स है वो क्लियर और सेटल होंगी किसके थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। लेकिन अगर ट्रेडेड ओवर द काउंटर है, यानी काउंटर पे जैसे हम कैश देके और सब चीजें ले सकते हैं, अगर ओवर द काउंटर है तो इस चीज की जानकारी क्या की जाए, रिपोर्ट की जाए किसको, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, कि ओवर द काउंटर भी ट्रेड हो रही है। एक जो CCI जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हो रही है, एक वो जो ओवर द काउंटर हो रही है। ओवर द काउंटर के बारे में बताना पड़ेगा, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यूज करके हो रही है वो तो पहले से ही पता होगा। बोर्ड इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग पे क्या डाल सकता है, कंडीशंस वगैरह डाल सकता है। डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी अगर इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट है, और अगर पेमेंट करनी है डिविडेंड की तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, रिक्वायर प्योर अप्रूवल ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी। कब, जब आपने डिफॉल्ट में पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है लेकिन आप डिविडेंड देना चाहते हैं। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करना है तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, डिवेंचर ट्रस्टी की। ऑब्लिगेशन बहुत सिंपल सी है, दोनों की ऑब्लिगेशन दी गई है, डिवेंचर ट्रस्टी को भी ध्यान रखना है, ईश्वर को भी ध्यान रखना है। तो ट्रीट करना है ऑल द एप्लीकेंट इन ए फेयर और इक्विटेबल मैनर, सारे एप्लीकेंट्स को भाई एक नजर से देखना है, सबको एक जैसा मानना है। कोई ऐसा डिवाइस, ऐसी स्कीम नहीं लेकर आना है जिसका पर्पस क्या है, डिफ्रॉड करना है। किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। किससे रिलेटेड, एनसीएस के इशू से रिलेटेड। इसके अलावा स्कोर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है, ये तो मैंडेटरी है ना, हर कंपनी जो लिस्टेड है, परपोज टू बी लिस्टेड है, उसको स्कोर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराना मैंडेटरी है।
अगर पब्लिक इशू है तो क्या कराना है, ड्यू डिलिजेंस भी कराना है, किससे, मर्चेंट बैंकर से, लीड मैनेजर से, तो उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी है। एंश्योर कराना है कि सिक्योरिटी कवर होना चाहिए कितना, 100%, ठीक है, बाय 100% और सच हायर कवर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, ये तो कंपनी लॉ में भी पढ़ा रखा है। एंश्योर करना है कि आर्टिकल में वो प्रोविजन होना चाहिए, ये अमेंडमेंट से आया, मैंने पहले ही बोला, आर्टिकल में डिवेंचर ट्रस्ट डीड में भी होना चाहिए और आर्टिकल में भी ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग डिवेंचर ट्रस्टी बोल सकता है नॉमिनी पर्सन अपॉइंट करने के लिए। जिन कंपनीज ने पहले से इशू एनसीएस इशू किया था इस अमेंडमेंट से पहले, उनके लिए 30 सितंबर तक का टाइम है ट्रस्ट डीड को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कराने के लिए, ठीक है। डिफॉल्ट के केस में सामने से राइट आ जाएगा अपॉइंट करने का, और 1 महीने में आपको अपॉइंट करना है, या जिस दिन ये रेगुलेशन आई है वहां से 1 महीना, विच एवर इज लेटर। डिवेंचर ट्रस्टी की क्या ऑब्लिगेशन है, पहला वही है कि ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर, अपॉइंट कर सकते हैं नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, फिर सुपरवाइज करना है कि कैसे कैसे चीजें चल रही है, और मॉनिटर करना है कि सिक्योरिटी कवर सफिशिएंट है या नहीं। तो ये आपका एक और पार्ट हो गया जहां हमने जनरल कंडीशन से लेके बहुत सारी जनरल सी चीजें पढ़ी कि अगर कोई पब्लिक इशू आ रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट आ रहा है तो कुछ कंडीशंस हैं जो दोनों को ही कंप्लाइंस करनी है, डीमैट दोनों को कराना है, डिपॉजिटरी की सर्विस दोनों को लेनी है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दोनों को लेनी है, फीस दोनों को जमा करानी है, कुछ ऑब्लिगेशन डिवेंचर ट्रस्टी की है, कुछ ऑब्लिगेशन कंपनी की है, बहुत सारी चीजें जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, जनरल कंडीशंस हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास से स्पेसिफिक वाली पे आएंगे जहां पे स्पेसिफिकली बताया जाएगा पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, ठीक है, जहां क्या पढ़ाया गया, स्पेसिफिकली पढ़ाया जाएगा कि अगर एक पब्लिक इशू आ रहा है किस चीज का, डेट सिक्योरिटीज का या एनसीआरपीएस का, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो क्या कंडीशन है। डन, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, जहाँ चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीएस रेगुलेशन का, कि अगर पब्लिक इशू आ रहा है तो फिर उस केस में क्या कंडीशंस रहेंगे और कैसे लिस्टिंग होगी। डन, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।